नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रामजित सेन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य रामजित सेन पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को ध्यान में है, हमारे संस्कृत शिक्षण के लिए शिक्षण विधियां चल रही थी और यही शिक्षण विधियां रीट के लिए भी आपके लिए उपयोगी है और रीट के समकक्ष जो परीक्षाएं होती है उनके लिए उपयोगी है तथा जो RPSC सेकंड ग्रेड के लिए जो संस्कृत के एग्जाम होते हैं साथियों, उसके लिए भी ये शिक्षण विधियां उपयोगी है साथियों इन सभी परीक्षाओं के लिए आपको ध्यान में हमने 12 वीडियो देख लिए थे साथियों। आज इस 13वीं कक्षा में आज आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों आज जो हम देखेंगे वो गद्य शिक्षण की ओर हम गद्य शिक्षण के बारे में देखेंगे। गद्य शिक्षण का परिचय देखेंगे, गद्य शिक्षण के उद्देश्य देखेंगे तथा गद्य शिक्षण के अंतर्गत जो सोपान होते हैं उन सोपानों को देखते हुए जो गद्य शिक्षण के सोपानों में जो काठिन्य निवारण होता है वो काठिन्य निवारण की जो विधियां होती हैं उन विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। काठिन्य निवारण की विधियों के बारे में जो 3 विधियां प्रमुख विधियां हैं उन 3 विधियों के अंतर्गत हम पहली विधि उद्बोधन विधि और उनकी प्रविधियों के बारे में आज अध्ययन करेंगे साथियों यहाँ मैं अपनी विषय वस्तु को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अभी तक भी अगर आपने हमारे YouTube चैनल आचार्य रामजित सेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे जाकर के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाल बटन के पास में एक बेल आइकन है साथियों, उस बेल आइकन को जरूर दबाएं साथियों। अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए चलते हैं, हम अपने विषय वस्तु की शुरुआत करते हैं साथियों। तो देखिए साथियों, हमारे जो विषय वस्तु है उसके अंतर्गत है आज जो हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं ये चीजें मैंने वैसे भी आपको बता दी है। तो साथियों आज गद्य शिक्षण एवं उसकी विधियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो गद्य शिक्षण, ये है गद्य शिक्षण। गद्य की उत्पत्ति कैसे हुई तो देख लीजिए साथियों। व्युत्पत्ति की बात करते हैं तो गद धातु तथा यत प्रत्यय से मिलकर के गद्य शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कहने योग्य अथवा स्पष्ट कहना चाहिए, ये इसका अर्थ होता है साथियों। अब साथियों गद्य के बारे में जो काव्यादर्श है ग्रंथ है, उस काव्यादर्श ग्रंथ में लिखा है कि अपाद है पद संतानो गद्यम, अर्थात पद समुदाय में यानी जहां विभिन्न बहुत सारे पद लिखे गए हैं वहां गण मात्र आदि के निपात का पाद न होना ही गद्य है। अर्थात जहां मात्राएं नहीं बिठाई जाती, जहां गायन नहीं किया जाता, जहां गण और मात्राएं आदि नहीं बिठाई जाती है, वहां किसी भी शब्द को या शब्द समुदाय को या पद समुदाय को क्या कहा जाता है? गद्य कहा जाता है साथियों। तो साथियों ये आपको ध्यान में आ गया होगा। इसके अलावा एक सूक्ति प्रचलित है साथियों गद्य के बारे में, और वो सूक्ति प्रचलित है कि गद्य कविनाम निक्षम वदंती, गद्य कविनाम निक्षम वदंती, अर्थात गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। अब कसौटी कैसे कहा गया है? यानी जब भी पद्य का निर्माण होता है तो पद्य का निर्माण 4 पंक्तियों में होता है और उसमें मात्राओं की गणना की जाती है, उनमें गण बिठाए जाते हैं। अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो कोई कवि यह कह सकता है कि मैंने मात्रा और गण के बिठाने के लिए मैंने ऐसा किया है, लेकिन यहाँ जो गद्य होता है साथियों, गद्य के अंतर्गत कवि कोई भी बहाना नहीं बना सकता। यहाँ इसीलिए गद्य को कवियों की क्या कही गई है? कसौटी कही गई है साथियों। अब आगे की ओर देखते हैं तो साथियों गद्य शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमें बालकों को गद्य का शिक्षण क्यों करवाना चाहिए, तो ये क्यों करवाना चाहिए उसका जो समाधान ही है साथियों उद्देश्य। तो गद्य शिक्षण के उद्देश्यों की अगर हम बात करें साथियों, तो गद्य शिक्षण के उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या कह रहा है कि शब्दों, पदों तथा पदबंधों के प्रवाह के साथ पढ़ना एवं शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना। यानी बालकों में कैसे पढ़ना? एक तो शब्दों, पदों और पदबंधों के प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना। किसी भी गद्य के शब्द हो गए, पद हो गए और पदबंध हो गए, उनको प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना तथा उनके शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना, ये गद्य शिक्षण का उद्देश्य है साथियों पहला। दूसरे उद्देश्य की अगर हम बात करें तो दूसरा उद्देश्य क्या है? शब्द भंडार में वृद्धि करना। यानी गद्य शिक्षण का दूसरा उद्देश्य है कि शब्द भंडार में वृद्धि की जाती है बालक के।
यानी जितना वो शब्दों और पदों को पढ़ेगा साथियों, उसके शब्द भंडार में उतनी ही वृद्धि होती जाएगी साथियों। इसके आगे हम बात करें तीसरे नंबर का उद्देश्य है, और तीसरे नंबर का उद्देश्य क्या है? मेरे हिसाब से आप लिख रहे होंगे, तो आप अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा फास्ट है, तो आप इसको पुश कर करके भी लिख सकते हैं, अथवा इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए, तीसरा जो उद्देश्य है, नवीन शब्दों को जानना। जैसे शब्द भंडार में वृद्धि होती है तो वो नवीन शब्दों को ही जानता है, लेकिन नवीन शब्दों को जानना और उनको समझना, यानी ज्ञान और अवबोध की क्षमता विकसित करना। उसके पश्चात साथियों जो चौथा उद्देश्य है गद्य शिक्षण का, वो गद्य शिक्षण हमें बालकों को क्यों करवाना चाहिए, तो वो है साथियों संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। संस्कृत जो साहित्य है साथियों, उसके प्रति बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए भी गद्य शिक्षण करवाया जाता है साथियों। इसके अलावा जो अब पांचवा उद्देश्य है साथियों, वो पांचवा उद्देश्य क्या है? पांचवा उद्देश्य है साथियों भावाभिव्यक्ति प्रदान करना। यानी जो बालक है ना, वो गद्य में बोलेगा, कोई कथा कहेगा, कोई गद्यांश बोलेगा, तो वो अपने भावों की क्या कर रहा है साथियों? अभिव्यक्ति कर रहा है। तो भावों की अभिव्यक्ति प्रदान करना बालकों में, ये भी गद्य शिक्षण का उद्देश्य है साथियों। अब हम बात करते हैं छठे उद्देश्य की। तो साथियों छठा उद्देश्य देखिए, छठा उद्देश्य है बालक के कल्पना शक्ति और सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। बालक की कौन कौन सी शक्तियों का विकास करना? एक तो कल्पना शक्ति, क्योंकि जितना वो गद्य को पढ़ेगा और समझेगा, उसकी कल्पनाएं उतनी ही तीव्र होती जाएगी, तो उसकी कल्पना शक्ति का विकास होगा। और एक सृजनात्मक शक्ति, नए नए शब्द वो लिखेगा, तो साथियों सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। सातवां जो उद्देश्य है साथियों गद्य शिक्षण का, वो है गद्य शिक्षण का कि भाषा का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। यानी भाषा का जो व्यवहारिक ज्ञान है, वो बालक को ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से गद्य शिक्षण करवाया जाता है साथियों। साथियों ये जो 7 उद्देश्य हैं, अभी और उद्देश्य रह रहे हैं, तो इन 7 का तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको अभी ध्यान में आ जाएगा। उसके आगे हम चलते हैं साथियों। आठवां और अंतिम उद्देश्य है, चलो मैं आपके लोग ये पूरा स्क्रीन पे ले लेता हूं इसको, तो आपको पूरा सारा समझ में आ जाएगा। ये हैं गद्य शिक्षण के उद्देश्य, तो ये सारे पूरे स्क्रीन पे आ गए हैं। और आठवां उद्देश्य है साथियों बालकों में गद्य शिक्षण का उद्देश्य, वो है नैतिकता का विकास करना। यानी नैतिकता का विकास करना। बालक कोई भी कहानी पढ़ेगा, कोई भी कथा पढ़ेगा, कोई भी गद्यांश पढ़ेगा, तो बालकों में किसका विकास होता है साथियों? नैतिकता का विकास होता है। किसका विकास होता है? नैतिकता का विकास होता है साथियों। तो यहाँ नैतिकता के विकास का भी उद्देश्य है साथियों कि बालकों में नैतिकता का विकास हो, इसलिए गद्य का शिक्षण करवाया जाता है साथियों। ये तो हो गए गद्य शिक्षण के उद्देश्य। अब हम बात करते हैं आगे कि गद्य शिक्षण के सोपान कौन कौन से। अब आपको बीच में ऐसा लग रहा होगा कि गद्य शिक्षण के सोपान, अथवा अभी हमने जो व्याकरण शिक्षण जो हमने पढ़ा था उसके अंतर्गत तो आपने किसी के सोपान नहीं बताए थे, लेकिन यहाँ गद्य शिक्षण के अंतर्गत सोपान क्यों बता रहे हो साथ? तो साथियों मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ गद्य शिक्षण की कोई स्पेशल विधि नहीं होती। गद्य शिक्षण की साथियों यहाँ जो होती है गद्य शिक्षण के अंतर्गत, वो होती है काठिन्य निवारण की विधियां होती है। अर्थात जब भी गद्य शिक्षण का की पाठ योजना बनाई जाती है, तो पाठ योजना बनाते समय शब्दों को समझाने के लिए काठिन्य निवारण किया जाता है साथियों। तो उन काठिन्य निवारण की अलग अलग विधियां हैं साथियों। तो गद्य शिक्षण की विधियां नहीं होती, गद्य शिक्षण के अंतर्गत काठिन्य निवारण की विधियां होती है साथियों। तो ये आपको ध्यान में आ गया होगा, इसीलिए इन सोपानों को देखना जरूरी है। देख लेते हैं सोपानों को। तो साथियों इन सोपानों की अगर हम चर्चा करें, तो गद्य शिक्षण के सोपान, जब भी किसी गद्य को गद्यांश को हम पढ़ाते हैं, तो साथियों उसका सोपान क्या होता है? तो गद्य शिक्षण के सोपानों में जो पहला सोपान है साथियों, वो प्रारंभिक बिंदु होते हैं। जैसा कि आपने बीएड या एसटीसी की होगी तो प्रारंभ ये सोपान देखे होंगे साथियों, आपने पाठ योजना बनाई होगी। तो पाठ योजना बनाते समय सबसे पहला कार्य करते हैं, श्याम पट्ट का जो प्रारंभिक बिंदु होते हैं, श्याम पट्ट के ऊपर जो प्रकरण वगैरह हम लिखते हैं, उनको साथियों प्रारंभिक बिंदु कहा जाता है। इसी को श्याम पट्ट विवरण लिखना कहा जाता है साथियों। तो श्याम पट्ट पर जो विवरण, जैसे दिनांक, उपस्थिति,
प्रकरण, ये जो चीजें हम लिखते हैं साथियों, कक्षा, ये सब प्रारंभिक बिंदुओं के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद पाठ योजना के अंतर्गत हम दूसरे स्तर पर आते हैं साथियों, उद्देश्यों का निर्माण करते हैं और व्यवहारगत परिवर्तन बताते हैं कि इन इन उद्देश्यों से बालकों में ये व्यवहारगत परिवर्तन होंगे। ठीक है, उद्देश्य निर्धारण कर दिए। उद्देश्य निर्धारण के अंतर्गत फिर बाद में हम तीसरा स्तर अपनाते हैं और तीसरे स्तर पे हम लिखते हैं कि हमारे पास इस पाठ योजना अथवा इस पाठ को पढ़ाते समय सहायक सामग्रियां कौन कौन सी होगी, उन सभी सहायक सामग्रियों को हम यहाँ लिखते हैं साथियों। फिर उसके पश्चात हम चौथे स्तर पर हम कहते हैं कि बालकों का पूर्व ज्ञान क्या है, यानी बालक पहले से इस संदर्भ में क्या क्या जानते हैं, उसको हम पूर्व ज्ञान के अंतर्गत लेते हैं साथियों। उस पूर्व ज्ञान के आधार पर ही, उस पूर्व ज्ञान को आधार मानते हुए ही हम साथियों प्रस्तावना करते हैं, जो कि 5वां स्तर है, और प्रस्तावना करते हैं। प्रस्तावना में 5 से 6 प्रश्न हम उनको देते हैं साथियों, जैसा कि आपने बीएड में दिया ही होगा साथियों। उसके अलावा साथियों प्रस्तावना जब हम कर देते हैं तो प्रस्तावना के पश्चात हम उद्देश्य कथन कहते हैं, अर्थात आज बालकों हम इस टॉपिक के बारे में, इस प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसा उद्देश्य कथन कहने के पश्चात फिर 7वें स्तर पर जो किया जाता है वो किया जाता है विषयोत्थापन अथवा प्रस्तुतिकरण। अब ये महत्वपूर्ण चीज है, ये पहले से लेकर 6ठे तक बिंदु तो ये सामान्य चीज है। अब 7वें नंबर का बिंदु है वो विषयोत्थापन या प्रस्तुतिकरण होता है, तो उसके सोपान और अलग अलग होते हैं साथियों, गद्य में अलग होते हैं, पद्य में अलग होते हैं, नाटक में अलग होते हैं। तो साथियों यहाँ हम बात कर लेते हैं प्रस्तुतिकरण की, तो इसका तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं साथियों और प्रस्तुतिकरण के इसके बारे में बताऊं। तो देखिए हम बात करते हैं प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जो है साथियों, ये मैंने यहाँ लिखे हैं सोपान। तो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सबसे पहले शिक्षक आदर्श वाचन करता। अब यहाँ ये प्रश्न कई बार आ चुका है साथियों, आदर्श वाचन कौन करता है? तो आदर्श वाचन करता है शिक्षक। किसी भी गद्यांश का सबसे पहले शिक्षक क्या करेगा? आदर्श वाचन करेगा। उसके पश्चात छात्र उसका अनुकरण करते हुए क्या करेंगे? अनुकरण वाचन करेंगे। ठीक है, अब अनुकरण वाचन, जैसे कोई बालक अनुकरण वाचन कर रहा है साथियों, अनुकरण वाचन करते समय शिक्षक को लग गया कि ये बालक इन इन शब्दों को क्या कर रहा है? गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। उनको श्यामपट्ट पर लिखेगा और श्यामपट्ट पर लिखने के पश्चात बालकों से बुलवा करके मौखिक उच्चारण करवा करके अशुद्धि का संशोधन करवाएगा। यह है साथियों अशुद्धि संशोधन कहलाता है। अब उसके पश्चात क्या होता है? काठिन्य निवारण। अब काठिन्य निवारण के अंतर्गत क्या आता है? तो काठिन्य निवारण के अंतर्गत शिक्षक को लगता है कि ये शब्द बहुत कठिन है, उन काठिन्य को निवारण करने के लिए विभिन्न विधियां अपनाता है। उन विधियों को ही साथियों काठिन्य निवारण की विधियां कहते हैं। और काठिन्य निवारण की विधियों को अभी मैं आपके सामने आज 3 प्रमुख विधियों में से उद्बोधन विधि को हम देखने वाले हैं साथियों। काठिन्य निवारण करने के पश्चात फिर किया जाता है साथियों बोध प्रश्न किए जाते हैं अथवा पाठ का प्रवर्धन किया जाता है। इन्हीं बोध प्रश्नों को पाठ प्रवर्धन भी कहते हैं साथियों। तो बोध प्रश्न जो विषय वस्तु पढ़ाई है उसके अंतर्गत उनके ज्ञान को जानने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं साथियों। फिर उसके पश्चात बालकों से कहा जाता है कि आप मौन वाचन करो, तो बालक क्या करते हैं? मौन वाचन करते हैं। अनुकरण वाचन भी बालक करते हैं, मौन वाचन भी बालक करते हैं। फिर विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। बालक जब मौन वाचन कर लेते हैं तो उसके पश्चात थोड़े गहरे स्तर के, थोड़े कठिनाई स्तर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। फिर उसके पश्चात अध्यापक कथन होता है लास्ट में, और अध्यापक कथन को ही हम कहते हैं सार कथन, यानी पूरे पाठ में जो पढ़ाया गया हो उसका सार कथन कहा जाता है। फिर उसके पश्चात जो बिंदु आता है, अंतिम बिंदु, वो आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। क्या आते हैं साथियों? पुनरावृत्ति प्रश्न, अथवा उन्हीं को हम मूल्यांकन प्रश्न कहते हैं। यानी शिक्षक मूल्यांकन करता है कि जो चीज मैंने पढ़ाई है बालक की कहाँ तक वहां पहुंचे हैं साथियों। तो साथियों इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। नोट्स अभी लिख रहे हैं तो इस वीडियो को पुश करके लिख लें। अब हम आगे चलते हैं इनकी काठिन्य निवारण की विधियां। अब काठिन्य निवारण की विधियां देखो, यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट को आप ध्यान से देखें और समझें। साथियों काठिन्य निवारण की जो विधियां होती हैं वो प्रमुख रूप से 3 होती है। पहली होती है साथियों उद्बोधन विधि होती है, और दूसरे नंबर की होती है प्रवचन विधि होती है, और तीसरे नंबर की विधि है स्पष्टीकरण विधि।
आज इन 3 प्रमुख विधियों में से हम उद्बोधन विधि के बारे में देखने वाले हैं साथियों। तो उद्बोधन विधि के अंतर्गत 4 प्रविधियां होती है, और 4 प्रविधियां कौन कौन सी है? प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन, प्रत्यक्ष क्रिया अथवा अभिनय करके, प्रतिकृति द्वारा अथवा चित्र, रेखा चित्र और मानचित्र के द्वारा। इसको तो हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। प्रवचन विधि के अंतर्गत उप प्रविधियां हैं साथियों, वो है अनुवाद विधि, कोश विधि, परिभाषा विधि और टीका विधि। ठीक है। इसके पश्चात साथियों स्पष्टीकरण जो विधि है, स्पष्टीकरण विधि के अंतर्गत 5 प्रविधियां हैं। एक तो व्युत्पत्ति द्वारा बताना, एक तुलना द्वारा बताना, एक वाक्य प्रयोग, अंतःकथा और प्रसंग द्वारा। इन चीजों के द्वारा बताना, इनको भी हम अलग से अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं साथियों। तो साथियों आज की जो हमारी कक्षा रहने वाली है वो रहने वाली है उद्बोधन विधि। साथियों इस चार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये चीज भी आसानी से आप अपने नोट्स में उतार सको साथियों। अब मैं आगे बढ़ता हूं साथियों। आगे जो हमारी जो पहली विधि है साथियों, वो पहले नंबर की विधि है उद्बोधन विधि। कौन सी विधि है साथियों? उद्बोधन विधि। सबसे पहले तो आपको ये समझना आवश्यक होगा कि उद्बोधन विधि किसे कहते हैं। तो साथियों ये पहले नंबर की विधि है उद्बोधन विधि। इसको समझना जरूरी है कि उद्बोध किसे कहते हैं, यानी बालक किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देख करके उसको अर्थ ग्रहण कर लेता है साथियों, तो उसको कहते हैं उद्बोधन विधि। समझ में आ गई होगी साथियों। इसमें देखो मैंने लिखा है कि इस विधि का प्रयोग करते समय बालक स्वयं उन वस्तुओं का दर्शन करता है अथवा उनको देखता है और उसको फिर समझता है। उसी विधि को कहते हैं उद्बोधन विधि। अब देखो उद्बोधन विधि की जो प्रविधियां हैं उसके बारे में भी हम देख लेते हैं साथियों। तो उद्बोधन विधि की प्रविधियों को देखते हैं साथियों। उद्बोधन विधि की प्रविधियां हैं 4, और वो 4 प्रविधियां हैं उनको हम देख लेते हैं। पहली प्रविधि है साथियों प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन। अब देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रत्यक्ष वस्तु का प्रदर्शन करके शिक्षक प्रश्नोत्तर के माध्यम से, किसके माध्यम से? प्रश्नोत्तर के माध्यम से बालकों से उत्तर निकलवाता है। जैसे इदम किम नेत्रम, ऐसा का ऐसा राम है, ऐसा का ऐसा सीता। और जैसे और भी वस्तुओं का प्रदर्शन करेगा, नेत्रम, हस्तम, हाथ का प्रदर्शन करते हुए हाथों को बताएगा, लेखनी का प्रदर्शन करते हुए लेखनी को बताएगा। यानी प्रत्यक्ष वस्तु का प्रदर्शन करके बालकों को बताया जाता है, उस विधि को कहते हैं प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन विधि। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गई होगी पहली विधि। दूसरी जो प्रविधि है साथियों, वो दूसरी प्रविधि है प्रत्यक्ष क्रिया करके बताना अथवा प्रत्यक्ष अभिनय वाली विधि बताना। यानी शिक्षक स्वयं क्या करेगा, वो क्रियाएं करेगा अथवा वैसा ही अभिनय करते हुए बालकों से प्रश्न पूछेगा। यहाँ भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही ये होगी ये विधि साथियों। प्रश्न पूछेगा, अहम किम करोमि अहम चलामि, सह किम करोति सह चलति, लिखति, धावति। इस प्रकार यानी स्वयं शिक्षक क्रियाएं कर रहा है और शिक्षक स्वयं क्रियाएं करते हुए बालकों को बता रहा है। तो यानी प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन पहला, और दूसरी जो प्रविधि है वो प्रत्यक्ष क्रिया अथवा प्रत्यक्ष अभिनय करना। अब उसके पश्चात जो तीसरी प्रविधि आती है साथियों, उद्बोधन विधि की जो प्रविधि है वो तीसरे नंबर की है, वो प्रतिकृति। और प्रतिकृति को ही हम इंग्लिश में साथियों मॉडल कहते हैं अथवा एक और नाम उसका प्रचलित है नमूना। यानी जिस किसी चीज को हम प्रत्यक्ष वस्तु के प्रदर्शन द्वारा अथवा प्रत्यक्ष क्रिया के द्वारा नहीं समझा सकते, हम उसकी प्रतिकृति ला करके कक्षा में, जैसे कोई नदी बताने तो नदी का मॉडल ले आए, पहाड़ बताना तो पहाड़ का मॉडल ले आए, झरना बताना तो झरने का मॉडल ले आए, अथवा किसी महापुरुष के बारे में बताना है तो उसकी एक मूर्ति लेकर के आ गए, उस मूर्ति से अर्थात उसकी प्रतिकृति अथवा नमूना बना के ले आए। तो इससे बालक क्या करते हैं, सही समझते हैं। जैसा कि हम नदी को तो कक्षा में नहीं ला सकते, पहाड़ को कक्षा में नहीं ला सकते, झरने को नहीं ला सकते, तो उसका हम प्रतिकृति ला सकते हैं और बालकों को समझा सकते हैं।
चौथी जो प्रविधि है साथियों, वो चौथी उद्बोधन विधि की प्रविधि है, वो है चित्र विधि, रेखा चित्र विधि अथवा मानचित्र विधि। ये तीनों को ही एक साथ रखा है साथियों, क्योंकि इन तीनों में चित्र आ रहे हैं। तो यहाँ साथियों जब भी किसी चीज को हम प्रत्यक्ष वस्तु के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा नहीं बता सकते, प्रत्यक्ष क्रिया के द्वारा भी नहीं बता सकते, अथवा हम कभी कभी प्रतिकृति नहीं ला पाते, तो उसके स्थान पर हम क्या लाते हैं, चित्र ले आते हैं साथियों। अब चित्र में जैसे कोई दूरदर्शन बताना है तो टीवी है, उसका एक चित्र ले आए, वायुयान बताना है बालकों को तो उसका चित्र ले आए, रेलियान बताना है तो उसका चित्र ले आए, और उस चित्र से बालकों को प्रश्न पूछेंगे, ऐसा कहा, ऐसे वायुयानम, एतत् किम एतत् वायुयानम, एतत् किम एतत् रेलयानम। इस प्रकार से हम प्रश्न पूछेंगे, बालक उसका उत्तर देंगे अथवा शिक्षक भी स्वयं उनका उत्तर देगा। रेखा चित्र, जैसे किसी गणितीय आकृतियों को बताने के लिए हम कक्षा के अंतर्गत रेखा चित्र ले जाकर के बालकों को समझा सकते हैं, जैसे त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, वर्ग हुआ, जो भी गणितीय आकृतियां हैं उसको समझाने के लिए साथियों, तो इसे कहते हैं रेखा चित्र विधि। अगली आती है साथियों मानचित्र विधि। मानचित्र यानी किसी भी भौगोलिक स्थान को बताने के लिए, किसी भी सांस्कृतिक स्थान को बताने के लिए, किसी भी ऐतिहासिक स्थान को बताने के लिए साथियों मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है साथियों। तो जैसे बालकों को बताना है जैसे कि हिमालय, अब हिमालय वाला पार्ट आ गया, तो हिमालय बताना है बालकों को, तो हिमालय बताने के लिए हमें बालकों को भारत का नक्शा ले जाना पड़ेगा, और भारत के नक्शा में बताना पड़ेगा कि हिमालय ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है साथियों। तो ये जो विधियां हैं ये उद्बोधन विधि की प्रविधियां हैं साथियों। अब देखो उद्बोधन विधि की जो ये 4 प्रविधियां हैं, इन 4 प्रविधियों के माध्यम से उद्बोधन विधि को पूरा करवाया जाता है, या तो प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन क्रिया अथवा प्रत्यक्ष क्रिया या अभिनय, या प्रतिकृति या चित्र, रेखा चित्र अथवा मानचित्र के द्वारा। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं साथियों आगे हम देखते हैं कि इस विधि की क्या क्या तो लाभ है और क्या क्या इनके दोष हैं। तो लाभ दोषों के बारे में हम इसको चर्चा कर लेते हैं। तो उद्बोधन विधि के लाभों की अगर हम चर्चा करें, अर्थात इसका लाभ क्या है साथियों, तो सबसे पहला लाभ है साथियों, ये विधि बहुत ही मनोवैज्ञानिक विधि है, यानी बालकों को ये बहुत विधि जल्दी समझ में आती है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर है साथियों। तो ये विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, और यही विधि रोचक विधि, प्रभावी विधि और सरस विधि ये भी कहला सकती है साथियों। आगे बात करते हैं, क्योंकि जो विधि मनोवैज्ञानिक होती है वही रोचक, आकर्षक और प्रभावी विधि भी होती है साथियों। इस विधि के अंतर्गत क्या रहते हैं साथियों, छात्र क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, छात्र सक्रिय रहते हैं, अर्थात शिक्षक प्रश्न पूछता रहेगा, चित्र को देखेंगे छात्र, तो वो सक्रियता बालकों की बनी रहेगी। इसके अलावा इस विधि से जो हम विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, तो वो जो ज्ञान होता है उस ज्ञान उनकी स्मृति में स्थायी रूप से बैठ जाते हैं, क्योंकि वो किसी वस्तु का प्रत्यक्ष देख रहे हैं साथियों उसको, तो वो जो स्मृति रहती है वो स्थायी हो जाती है, यानी स्मृति में वो ज्ञान स्थायी बैठ जाता है। चौथे नंबर का लाभ है इसका साथियों, शिक्षण क्या हो जाता है, रोचक और आकर्षक हो जाता है। ये तो हमने यहाँ भी देख लिया था, शिक्षण रोचक और आकर्षक हो जाता। अब उसके बाद जो 5वें नंबर का लाभ देखते हैं साथियों, वो है कि यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए बहुत ही उपयोगी है, यानी इस विधि का प्राथमिक स्तर पर जो उपयोग होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है साथियों। तो ये तो इसके लाभ हो गए। अब इसके दोषों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके दोषों के बारे में चर्चा करें, अर्थात उद्बोधन विधि के दोष। अब उद्बोधन विधि के दोष देखें तो साथियों 3 दोष हमने यहाँ रखे हैं साथियों, उद्बोधन विधि के दोष। तो पहला दोष ये है, इसके अंतर्गत पहली कमी ये है कि इसका प्रयोग स्थूल वस्तुओं तक ही सीमित है, यानी जैसे कोई सूक्ष्म वस्तुएं हैं, उन सूक्ष्म वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन नहीं कर सकते। जैसे सूक्ष्म वस्तुएं हमें बतानी है और उसका हम प्रदर्शन नहीं कर सकते, जैसे वायु बतानी है, वायु के बारे में उसका हम प्रदर्शन नहीं कर सकते। जैसे आत्मा के बारे में बताना है हमें कि आत्मा क्या होता है, तो उसके बारे में बताएंगे, तो अब उसका भी हम प्रदर्शन नहीं करते। यानी जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं, सूक्ष्म वस्तुएं, उसके बारे में हम इस विधि के द्वारा नहीं बता सकते हैं। उसके अलावा साथियों देखो, यह विधि सर्वव्यापक नहीं है, जैसा कि हम सूक्ष्म वस्तुओं के नहीं बता सकते, तो यह विधि सर्वव्यापक नहीं हो सकती है साथियों।
इसके अलावा जो साथियों तीसरा दोष है इसके अंतर्गत, वो है व्युत्पत्ति अथवा सूक्ष्म भावों को समझने में यह विधि सहायक नहीं है साथियों। जैसे किसी शब्द की व्युत्पत्ति बतानी हो तो इस विधि में व्युत्पत्ति नहीं बताई जाती है, सीधे चित्र बता करके वो बताया जाता है। तो इसीलिए व्युत्पत्ति और सूक्ष्म भावों के लिए ये विधि समझने में सहायक नहीं है साथियों। साथियों मुझे विश्वास है कि यह वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको लगता है कि यह वीडियो आपको और आपके मित्रों के लिए बहुत उपयोगी है साथियों, तो तुरंत आप एक काम करिए, आप अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को तुरंत शेयर करिए साथियों, उनको भी लाभ मिल सके और हम जिस उद्देश्य से वीडियो निर्माण कर रहे हैं हमारा भी उद्देश्य पूर्ण हो सके। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को आचार्य रामजत सेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कभी नहीं भूलें साथियों। और इसी आशा एवं विश्वास के साथ मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं उत्तम भविष्य की मंगल कामना करते हुए अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।